जीत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली है। चुनाव के दौरान कौन कौन सी आपके सामने मुख्य रूप से चुनौती थी जिनको आप मानते थे कि हाँ मुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा? तो मैं नहीं मानती कि मेरे लिए ये कठिन चुनाव था। आपसे पहले नानू ठाकुर जी यहाँ से पार्षद थे, आपको क्या लगता है कि कितना वार्ड में विकास का काम हो पाया है? देखिए, विकास का तो दूर की बात है। आज मैं उस जगह पे पार्षद हूँ। हमारे पास अगर 40 कर्मचारी हैं, अगर 40 और दे देंगे तब भी साफ सफाई जो स्थिति है वो ऐसी ही रहेगी, कारण जागरूकता का अभाव। तो आप जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। हम अभी जागरूकता के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में मैं जाती हूँ। अब स्वच्छ पेयजल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पानी की आपूर्ति व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है। मैं अभी एक जगह 10-10, 15-15 कनेक्शन एक साथ गया हुआ है। वो सारी चीज़ें हम खड़े होकर वहाँ पे देख रहे हैं। इसी कार्यक्रम में मैडम हमारी चर्चा हुई थी ढेबर जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है रायपुर के अंदर, वो मतलब अपने आप में एक मिसाल है। आपको लगता है कि जैसे हम अभी राजधानी रायपुर में हैं? एक छोटा सा उदाहरण है जी। अगर मिसाल होता तो महापौर जी एक छोटे से पद में जो अभी चुनाव लड़े हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तू हर पार्षद तू हर सवाल, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। जो चुनावी घड़ी है वो समाप्त हो चुका है, अब बारी आती है जो किए गए वादे हैं जनता से उसको पूरा करने का। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान है गायत्री नारंगे जी, जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी और जीत कर आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे मैडम, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है गायत्री नारंगे जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई है? जी सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई ख़ास मकसद नहीं था। मेरी माताजी 35 साल राजनीति में अपना समय दिए थे। कहीं ना कहीं उनका छवि मुझ में आया तो थोड़ा सा लगा हुआ मुझे। मैं पॉलिटिक्स में 15 साल से संगठन में काम करी हूँ। 15 साल बाद मैं छोटी छोटी दायित्व जो बूथ अध्यक्ष से लेके शक्ति केंद्र प्रभारी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, यहाँ तक का सफ़र तय करके मैं आज पार्षद के पद में दायित्व में बैठी हूँ जी। उनके लिए मैं अपने संगठन के सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। ऐसा क्या कारण हुआ, क्या संयोग बना या फिर टर्निंग पॉइंट आया आपके लाइफ में कि आपको राजनीति में आना पड़ा? क्या शादी से पहले आपकी इच्छा थी राजनीति में आने की, क्या शादी के बाद आपको आना पड़ा? शादी से पहले का तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं जिस जगह में हूँ अभी वो मेरा मायके क्षेत्र है। मैं ससुराल में रही हूँ 15 साल। मेरी पढ़ाई लिखाई सब प्रॉपर यहीं वार्ड 49 मेरा निवास था, मेरा मायके निवास है, जहाँ मेरा शिक्षा दीक्षा सब वहीं से हुआ है। और पॉलिटिक्स में आने का ऐसा कुछ वो नहीं था, बट हो सकता है कि एक भाग्य में भी होता है कि खिंचाव एक कि चलो आपको सेवा में लगना है, तो मैं उस सेवा भाव से पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहता है जिनको देख के हम अपना आइडल मानते हैं, उनको देख के राजनीति में हम आते हैं जी। और एक और कारण रहता है उद्देश्य, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा राजनीति में आने का? क्या सिर्फ पैसा या पावर या फिर राज करना ही, क्या कुछ आपके साथ है? देखिए, मेरा ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं था राजनीति में आने से पहले। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता ही थी। मेरी मम्मी थी, मैंने बताया कि इससे पहले कि मेरी मम्मी पॉलिटिक्स में थी, वो सिंपल से कार्यकर्ता रह के ही काम करी हैं। हमारे 2013 वाली जो चुनाव था उसमें हमारे यहाँ वार्ड पहले 48 था। उस समय लीलाधर चंद्राकर जी हमारे वार्ड पार्षद थे। उनके चुनाव से मैंने वहाँ मतलब इन्वॉल्व हुई मैं, मेरी माताजी के सहयोग से। बोले कि थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, हमारे क्षेत्र के कोई पार्षद खड़े हैं, तो बस इस लाइन पे अब मैं ये बोलूँगी कि मेरे राजनीतिक गुरु जो हैं, सबसे पहले मेरी माताजी हैं, उसके बाद सेकंड में आते हैं लीलाधर चंद्राकर जी, जिनके मैंने थोड़ा सा अपना सहयोग दिया, फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे फिर राजनीति में लाने के लिए उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आप एक्टिव हैं, आप कर सकते हैं कुछ, तो आप आइए आगे। तो बस मेरे मार्गदर्शन के लोगों के मार्गदर्शन से आगे। बहुत बड़ी बात है, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप अपने सासू माँ को देखकर राजनीति में आई हैं। सासू माँ नहीं, मेरी माता जी, मेरी मम्मी, माफ़ कीजिए जी। बहुत बड़ी बात है कि आप अपने माँ को आइडल समझिए और उनको देख आप राजनीति में आई हैं। जी। बहुत लोग कह रहे थे कि कोई अटल बिहारी वाजपेयी को बोलते, कोई नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं। ठीक, फिलहाल खैर आपका पहला चुनाव था जी। और
पहली बार में आप जीत कर आई हैं। जी जो जीत का अंतर है काफ़ी अच्छा है, लेकिन जीत तो जीत होती है। जीत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली है। चुनाव के दौरान कौन कौन सी आपके सामने मुख्य रूप से चुनौती थी जिनको आप मानते थे कि हाँ मुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा? देखिए, मेरे लिए वार्ड नया था और मैं 15 साल से जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और अपना दायित्व निभाई, तो मैं नहीं मानती कि मेरे लिए ये कठिन चुनाव था। क्योंकि मैं पड़ोसी वार्ड से ही थी, लेकिन मैं पूरे मंडल का नेतृत्व करती थी महिला मोर्चा के नाते, तो हर लोगों से वाकिफ़ थी मैं। पूरे मंडल में इस वार्ड में जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा है वहाँ के काफ़ी लोग भी परिचित थे मुझसे, तो मैं इस वार्ड के लिए नहीं थी, इसलिए मेरे लिए वो चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं था। रही बात जो ऑब्जेक्टिव जो खड़े हुए थे मेरे उसमें, उन्होंने भी मुझे बचपन से देखा है, मैं उनके सामने ही पली बड़ी हुई हूँ। सहदेव व्यवहार जी, उनको भी पता है कि मेरी नेतृत्वकर्ता जो था उनको भी विश्वास था कि मैं चुनाव आसानी से जीत सकती हूँ जी। हाँ, तो ज़्यादा चुनौती का मुझे सामना नहीं करना पड़ा है। एक बात तो मानना पड़ेगा मैम, जैसे कि आप महिला हैं, महिला प्रत्याशी भाजपा की ओर से हैं, और जो महतारी वंदन योजना है उसका कहीं ना कहीं लाभ आपको मिला होगा। हम लगातार बात कर रहे थे अलग अलग वार्डों में महिलाओं से और जो वृद्ध है उनसे, तो उनका कहना था कि जो महतारी वंदन फैक्टर है कहीं ना कहीं बीजेपी को जो इतना बड़ा जीत मिला है रायपुर नगर निगम में, वो बहुत बड़ा काम किया है। तो उनका ये आशा है कि अगर बीजेपी जीत कराती है तो जो बहुत सारी महिलाएं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, एक बार उनको फिर से मौका मिलेगा, तो आपको लगता है कि अवसर बीजेपी देंगी उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। अभी बजट सत्र में हमारे यहाँ उनके लिए योजना और फिर से निकालने के लिए बजट सत्र में बात रखी गई है। अवश्य सेकंड बार जिनका नहीं हो पाया है, जो माता बहनें जिनका फॉर्म नहीं भर पाया था या कुछ कारणवश त्रुटि है, उसको शिविर लगा के सुधारा जाएगा और नए फॉर्म भरवा के जो वंचित हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। जी, आपसे पहले नानू ठाकुर जी यहाँ से पार्षद थे, आपको क्या लगता है कि कितना वार्ड में विकास का काम हो पाया है? देखिए, विकास का तो दूर की बात है। आज मैं उस जगह पे पार्षद हूँ। मैं पार्षद बनने से पहले ही जब वहाँ हम लोग प्रचार में थे, प्रचार के समय ही वहाँ की स्थिति देख के मैंने तो पहले ही ठान लिया था कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिले तो सबसे पहले सफाई को लेके देखा जाए तो मेरा वार्ड जो है बहुत ही बुरी स्थिति है। आज भी मैं जा रही हूँ, आज कंटिन्यू 15 तारीख से जैसे ही हमारी रिजल्ट आया है तब से मैं 16 तारीख से वार्ड में भ्रमण चालू है मेरा और सफाई का कार्य चालू है। अभी तक ऐसा लगता है कि 1% भी हम सफाई का काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मुझे जो है जीरो से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि सफाई को लेके बिल्कुल भी वो नहीं है। रही बात रोड नाली बिजली में भी कई जगह खंबे में लाइट नहीं है। मतलब नानू ठाकुर जी का जो कार्यकाल था उन्होंने कैसे हैंडल किया मुझे नहीं पता, लेकिन वार्ड में ऐसा ना कोई डेवलपमेंट है ना ऐसा कोई कार्य हुआ है जिसमें आप पिछले पार्षदों का आप उसमें सराहना कर सकते हैं। जी, आपने साफ़ सफाई का जिक्र किया मैडम, लेकिन जब हम घूम रहे थे आपके वार्ड में जी तो देखे कि साफ़ सफाई को जो स्थिति है वो तो बदहाल है ही है। जी, सब साफ़ सफाई जितना भी करवा लीजिए, क्योंकि हम लगातार अलग अलग वार्डों में घूम रहे हैं, पार्षदों से चर्चा करें, तो उनका ये कहना रहता है कि हमारे पास अगर 40 कर्मचारी हैं, अगर 40 और दे देंगे तब भी साफ़ सफाई जो स्थिति है वो ऐसे ही रहेगी, कारण जागरूकता का अभाव। तो आप जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। हम अभी जागरूकता के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में मैं जाती हूँ अब, तो मैं उन लोगों से अपील करती हूँ कि जैसे कई जगह हम डस्टबिन रखते हैं, कई बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ खाली प्लॉट हैं, लोग वहाँ खाली प्लॉट देख के कचरा डंपिंग कर देते हैं। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक आप अपने आसपास के, हम इतनी सारी हमारी सरकारें इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, आपको घर पहुंच सेवा दे रही हैं, घर डोर टू डोर आपके यहाँ कचरा गाड़ी आता है, तो आप भी जागरूक होके टाइम पे उठ के कचरा गाड़ी में डालिए। तो ये आसपास वाली जो है कचरा वो नहीं होगा, तो हमको सफाई में किसी को भी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, एक और समस्या निकल कर सामने आती है मैडम, पानी की। स्वच्छ पेयजल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पानी की आपूर्ति व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है। हाँ, देखिए, पानी की व्यवस्थित रूप से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूर्व की सरकार में
पूर्व जो महापौर थे उनके नेतृत्व में बहुत सारी चीज़ों का सामना हमको करना पड़ रहा है अभी। वार्ड में पानी की भी बहुत समस्या हो रही है। कई नलों में पानी नहीं आ रही है, जिसका अपना प्राइवेट उनका बोर नहीं है। जो अमृत मिशन के तहत ही जिन लोगों का गुजारा चल रहा है, ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और हमारा पूरा प्रयास है, मैं अभी एक जगह 10-10, 15-15 कनेक्शन एक साथ गया हुआ है। वो सारी चीज़ें हम खड़े होकर वहाँ पे देख रहे हैं। तो वो हम न्यू कनेक्शन का भी हम काम जारी करवा रहे हैं और धीरे से अपना काम है पूरा कंप्लीट करने का अपना आश्वासन देती हूँ मैं जनता को। जो डबल इंजन का सरकार था कांग्रेस का, राज्य केंद्र में भी था और महापौर के रूप में रायपुर में भी था। इसी कार्यक्रम में मैडम हमारी चर्चा हुई थी ढेबर जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है रायपुर के अंदर, वो मतलब अपने आप में एक मिसाल है। आपको लगता है कि जैसे हम अभी राजधानी रायपुर में हैं? एक छोटा सा उदाहरण है जी। अगर मिसाल होता तो महापौर जी एक छोटे से पद में जो अभी चुनाव लड़े हैं पार्षद पद के लिए, वो कोई बड़ा और नहीं था भाई। महापौर थे पूर्व में, पार्षद तो उनको तो फुल बहुमत से पार्षद आना था। वो जनता ने उनको जवाब दिया है। वो जनता, वो अब उनको समझ में आ जाना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में क्या काम किया है। और कहीं भी कोई डेवलपमेंट के नाम से बस खाली वसूली चली है। जितने भी लोग हैं बस अपना जेब भरने का काम किया है, उसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है रायपुर में। और बल्कि जितना डेवलपमेंट हमारी सरकार में हुई थी, वहाँ जगह जगह रोड को खोदाई कर करके उसको डबल रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रहा था। धूल डस्ट से पूरा शहर को गांव जैसा हाल बना दिए थे। वो शहर के सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। इसीलिए जनता इस बार पूरा भाजपा को समर्थन किया है और पूरे के पूरे 60 पार्षद लाए हैं, क्योंकि उनको भाजपा में ही भरोसा है कि जब भाजपा आएगी तभी डेवलपमेंट होगी, अन्यथा नहीं। जी, एक और चिंता है मैम, खासकर महिलाओं को कि जो लगातार स्थिति बढ़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है अपराध को लेकर, नशे को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं उनको डर का माहौल बना हुआ उनके मन में। तो उनका ये मांग है, हम लोग जैसे उनसे चर्चा कर रहे थे तो उनका कहना था कि अगर CCTV कैमरा चौक चौराहे पे लग जाता जी। या फिर जो पुलिस की पेट्रोलिंग है व्यवस्थित रूप से अगर होती तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आती। देखिए, मैंने बोला ना, पिछले 5 वर्ष में ना पूरी पुलिस प्रशासन से लेके सभी आदत बिगाड़ दी गई है। कहीं भी कोई स्ट्रिक्ट होके कोई काम नहीं कर रहे थे। इसलिए इतनी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी कि महिलाएं, हमारे सरकार के टाइम पे एक चीज़ देखने को मिलता था कि महिलाएं बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। 5 साल में व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी गई है कि फिर से वही पुरानी स्थिति पैदा हो गई है। अब हमारा फिर से प्रयास रहेगा कि हम महिलाओं को सुरक्षित, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। अभी मैं महिला और जनप्रतिनिधि होने के बाद भी मैं डरती हूँ बाहर निकलने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा कुछ गलत ना हो। तो हमारा अब प्रयास रहेगा कि पहले जैसा हमारा रायपुर शहर था, हम उसको फिर से आगे लाएंगे और पहले जैसा ही संवारेंगे। इसमें महिलाओं को, बच्चियों को कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए हम ऐसे अवैध जहाँ ऐसे कारनामे होते हैं उस जगहों में CCTV कैमरे लगाने का हमने भी कई ऐसे जगह में अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में वादा किए हैं। बिल्कुल उस जगह में हम CCTV कैमरा लगवाने का प्रयास करेंगे। करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मैडम। जो डेवलपमेंट का काम हुए हैं उसमें जो क्वालिटी लॉस हुआ है वो भी एक कारण रहा है, जिसमें लगातार ये बात उठती रही है चुनाव के दौरान कि उसकी हम जांच कराएंगे। अभी तो आपकी सरकार है। हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी करप्शन वाली कोई बात ही नहीं आएगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की हर एक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सबका एक विज़न है। स्वच्छ सुंदर भारत बनाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, वही उद्देश्य को लेके हम एक पार्षद आज अपने वार्ड में उतरे हैं और ये हम बिल्कुल पूरा करके दिखाएंगे। जी, हेल्थ सेक्टर भी बहुत बड़ा समस्या का कारण है वर्तमान में। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आने वाले 5 साल में? जी, देखिए, स्वास्थ्य उसको लेके केंद्र में जो भी योजनाएं निकाले हैं वो तो निकाले हैं। हम अपनी तरफ से पार्षद जो है अपने अपने स्तर में, खासकर मैं,
मेरे वार्ड में ही हमर क्लिनिक करके एक छोटा सा क्लिनिक पड़ता है BSUP में। वो वहाँ की भी स्थिति इतनी बदतर है। मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई वहाँ जाने के बाद मैंने देखा वहाँ जो स्टाफ है वो परेशान है, वहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो हम स्वास्थ्य को लेके भी बहुत जागरूक हैं और वो एकदम स्लम एरिया है वो। वहाँ की सुविधाएं पहले ही दे रखी हैं सरकार ने, लेकिन सिर्फ सुविधाएं देने से नहीं होता है, उसको पूरी अच्छी तरह से सुविधा देना पड़ता है। वहाँ लोग बहुत बीमार होते हैं, गंदगी में भी रहते हैं, वहाँ का स्थिति बहुत ही बेकार है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस हमर क्लिनिक को और अच्छे से सुंदर स्वच्छ बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। वहाँ पिछले सरकार में अभी जो कचरा जो है BSUP का कचरा वही डंप किया जाता है बाजू में। आज ही मैंने जोन अध्यक्ष से बात करके जोन कमिश्नर जी से बात करके उसको मैंने बोला कि भाई साहब ये जोन जो है इसमें वार्ड में डंपिंग जो हो रहा है कितने समय से हो रहा है और यहाँ डंपिंग क्यों हो रहा है। तो बोले निगम में गाड़ियाँ नहीं थी इसलिए नहीं हो रहा था। तो पिछले सरकार में यहाँ महापौर जी ने ना जोन में पूरी तरह से सुविधा कुछ भी नहीं था, लेबरों की कमी और गाड़ियों की कमी, JCB की कमी। हमारे पूरे जोन में दो JCB हैं, 2 गाड़ियां हैं, तो उतने में पूर्ति हो नहीं रही थी, इसलिए काम हो नहीं रहा था। अब सरकार हमारी है, मेयर हमारी है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई परेशानी ना हो, अपनी तरफ से पूरे प्रयास रहेगा हमारा। आप एक महिला हैं, पत्नी है, माँ है और किसी की बहू है, और सबसे बड़ी बात कि आप राजनीति में तो आप सबके परिवार का एक हिस्सा है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये लगातार सवाल उठता रहा है, जो महिला अगर किसी पद पर है तो उनके पीछे उनके पति उसको काम को करते हैं और बाकी महिला पीछे सीट में बैठ के बस देखती रहती है। जी नहीं, मेरा उद्देश्य ये था, मैं जिस दिन मुझे टिकट मिला मैं उस दिन से लोगों के बीच में जब से जाना चालू करी हूँ, मैं उस दिन सबसे वादा करी थी। जिस तरह से अभी 15 साल से इस वार्ड में निर्दलीय पार्षद आए हैं और लगभग महिला पार्षद ही रही हैं, इस वार्ड से महिला पार्षद ही रही हैं। लेकिन 15 साल में महिला पार्षद तो थी, लेकिन उनके पति उनका कार्यभार संभालते थे। कोई भी महिला आगे आके अपना काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ अपना साइन कर देते थे, हो जाता था उनका काम। कई लोगों ने तो देखे भी नहीं है कि हमारी पार्षद है कैसे। मैंने पहले ही जैसे ही वार्ड में जाना शुरू किया, मैं पहले ही बोलती थी कि देखिए मैं भी नीचे स्तर से आई हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल नहीं है, नीचे ग्राउंड लेवल से मैं आई हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और मैं 5 साल राजनीति के लिए अपना घर में ऐसा कोई परेशानी नहीं लाना चाहती। तो मेरे हस्बैंड भी बोले जो काम आप स्वयं कर सकते हो उसमें मुझे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने संगठन में रह के 15 साल जब अपना दायित्व अच्छे से निभा सकते हो तो पार्षद का भी दायित्व आप अच्छे से निभाओगे। मैं अपने पति को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमेशा से मुझे सपोर्ट किए हैं और आज उन्हीं के सपोर्ट के कारण मैं आज आगे आई हूँ। और मैं सबको आश्वस्त भी करना चाहूँगी कि मैं जिम्मेदारी मैंने लिया है तो जिम्मेदारी का निर्वहन भी मैं स्वयं करूँगी। आपने बहुत बड़ी बात कही मैडम, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फैमिली का सपोर्ट, खासकर पति का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है महिला के लिए आगे आने के लिए? बहुत ज़रूरी होता है। जब तक पति अपनी पत्नी को सपोर्ट ना करें तो पॉलिटिक्स तो अलग बात है, हम कोई भी अगर प्राइवेट जॉब भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेके मैंने शादी होने के बाद अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई है। शादी मेरी जल्दी हो गई थी तो मेरे पति ने मुझे आगे पढ़ाई के लिए भी सपोर्ट किया। पढ़ाई के साथ साथ मैंने बिजनेस भी किया, मेरा फैंसी स्टोर था। बिजनेस के बाद फिर अचानक से ऐसे लाइन कन्वर्ट हुआ। फिर मतलब मुझे किसी भी क्षेत्र में मेरे पति की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं हुई। मैंने जो चाहा वो मुझे मेरे पति ने अलाउ किया। उनको भरोसा था कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ और उन्हीं के भरोसे में आज मैं खरी उतरी हूँ जी, और आगे भी जी आप उनके भरोसे में खरी उतरी है मैडम। लेकिन एक और बात निकल कर आती है, जब हम बात करते हैं कर्मचारियों की, जो सफाई कर्मचारी है उनकी एक समस्या रहती है कि सही समय पे पेमेंट ना मिलना
और उन्हें दबाना या फिर उनके अधिकारों का हनन करना, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो उनको सैलरी ज़रूरी है। उनको प्रॉपर, जैसे ठेकेदार जो हैं, जो ठेके लेते हैं, वो उनको हम हैंडल नहीं करेंगे, पार्षद हैंडल नहीं करेंगे तो वो अपनी मनमर्जी करते हैं। तो हमको किसी को कोई समस्या खड़ी ना हो इस चीज़ का। और जो गरीब लोग होते हैं, जो अपना काम पे लगे हुए हैं कर्मचारी, उनकी व्यवस्था को पूर्ण रूप से देखा जाएगा और उनको कहीं किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इनका हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। हमारे कार्यकाल में तो हम बिल्कुल ऐसा सुनाई देने का मौका नहीं देंगे। जी, इसी कार्यक्रम में मैडम हमारी चर्चा हुई थी मीना चौबे जी के साथ में, जो वर्तमान में महापौर है। तो उनका कहना है कि अब हमारी यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है जी, महापौर के रूप में, और स्टेट में और केंद्र में भी। केंद्र में तो 3 गुना तेज़ी से विकास होगा। तो आपके वार्ड में क्या लगता है कि जो बोल रही थी लागू आपके वार्ड में भी होगा? जी, बिल्कुल होगा। मेरे यहाँ बहुत से अभी ऐसे कार्य हैं जो कार्य प्रगति में हैं। मैं हफ्ते भर से उस जो काम नहीं हो पाया है, जो कार्य प्रगति में जो रुकावट में रखा हुआ है, वो काम मैंने प्रस्तावित करना चालू, प्रपोजल मैंने दे दिया है। और बहुत जल्द हमारे 1-2 ऐसे बताना चाहूँगी आपको। गुलमोहर वाटिका में जो गार्डन निर्माण हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण अभी कुछ ही समय पहले वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए हमारे विधायक जी ने वो किया। उसके लिए और भी आया है शेड निर्माण के लिए, उसके लिए मैंने प्रपोजल बनवा लिया है। और हमारे यहाँ शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, और भी जो मेरे वार्ड में गार्डन पड़ता है, मधुबन कॉलोनी में जो गार्डन है, उसका भी सौंदर्यीकरण के लिए प्रपोजल स्टार्ट हो गया है। आने वाले 5 साल में आप किस प्रकार का अपना वार्ड देखना चाहते हैं? कि मैं तो एक महिला हूँ, और महिला जिस तरह से अपना घर संवारती हैं, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं अपना घर समझ के ही, पूरा वार्ड को अपना घर समझ के, और एकदम साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहूँगी। जी, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? अब पार्षद तो बन गए हैं, विधायक, मंत्री, सांसद। जी, आकांक्षाएं पालना तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने संगठन पे भरोसा है। आज एक छोटी सी कार्यकर्ता को मुझे इतना जल्दी अगर पार्षद के लिए चयनित किया जा सकता है, तो आगे संगठन पे भरोसा है। संगठन हमारी एक भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो बहुत ही मजबूत संगठन है। और हमारे संगठन के जितने भी वरिष्ठ हमारे नेता हैं, वो बहुत सोच समझ के वो करते हैं। और महिलाओं को खासकर अभी 30% तो बोला गया था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 50% महिलाओं को चांस दिया गया है। तो आगे भी मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारे संगठन जो है वो आगे भी हमको मौका देंगे, और मौका देंगे तो बिल्कुल अपेक्षा हमारी है कि हम आगे और चुनाव लड़े, पार्षद बने, उसके बाद महापौर भी और विधायक भी, संगठन जो आदेश करे। जी, एमआईसी गठन हो चुका है मैम, लेकिन अभी भी जोन में जोन अध्यक्ष का गठन होना, मतलब जोन अध्यक्ष बनाना बाकी है। तो सूत्रों से हमारे पास से पता चला कि उनमें से एक नाम आपका भी चला जोन अध्यक्ष के रूप में। क्या लगता है, आपको लगता है कि आप उस रेस में हैं? जी, मैंने फिर से वही चीज़ दोहराना चाहूँगी। हमारा संगठन जो है बहुत मजबूत संगठन है। संगठन जो भी तय करेगा, संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन अगर मुझे मौका देती है जोन अध्यक्ष के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं देती तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे भी हमारे लिए भविष्य में है हमारे लिए जगह। वरिष्ठ देखो क्या हमारे यहाँ संगठन में ये है कि पहले वरिष्ठ लोगों को दर्जा दिया जाता है। तो अगर हमसे बड़े वरिष्ठ कोई हैं तो मैं चाहूँगी कि संगठन अपने हिसाब से जिनको भी देंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। बहुत धन्यवाद मैडम, आप समय निकाले, हमारे साथ चर्चा की, और जो आप 5 साल में करने वाले हैं संक्षेप में बताए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को? मैं वार्ड को बस इतना सा संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझ पर भरोसा करके इस वार्ड की जनप्रतिनिधि बनाया है, मैं आगे सबको आश्वस्त करना चाहूँगी कि जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे पार्षद बनाया है, मैं हर उनकी छोटी मोटी समस्याओं पे खड़े होंगी, और डेवलप को लेके मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इस वार्ड में, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आशा मैं खुद भी रख रही हूँ और मैं पूरा करूँगी। जी, तो आप सुन रहे थे गायत्री नारंगे जी को, जिनका कहना है कि जो अभी तक
वार्ड का हालात है वो उतना ठीक नहीं है जितना एक जो राजधानी है उसमें होना चाहिए। लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। आने वाले 5 साल उनके पास है, वो हर प्रयास करना चाहते हैं वार्ड में विकास के लिए, और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए। साथियों, ये तो आने वाले 5 साल में पता चल पाएगा कि विकास कितना हो पाया है और कितना नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।